अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर जाहिद और इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के इशू के बारे में। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको कश्मीर के इशू के बारे में देने जा रहा हूं, वो इन्फॉर्मेशन मैंने डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट वेबसाइट्स में से ली है, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले यहाँ पे 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, ज़ेरा, फ़िरोज़पुर, गुरदासपुर, कश्मीर। तो कश्मीर उनमें से एक था। ये जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी ये अंडर आती थी ब्रिटेन के, मतलब ब्रिटेन की इनके साथ हुआ करती थी ट्रीटी, जिस ट्रीटी के हिसाब से ब्रिटेन इनको कंट्रोल करता था, लेकिन इनको रूल जो है वो प्रिंस करता था। लेकिन मतलब थोड़ी इनको ऑटोनॉमी थी, लेकिन इनको कंट्रोल ओवरऑल ब्रिटिश ही करता था। लेकिन जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत बुरी तरीके से उसकी इकोनॉमी सफ़र कर गई और इंडिया और पाकिस्तान, मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ जो हैं वो आज़ादी मांग रहे थे, उनको आज़ादी चाह रही थी, तो जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के जा रहा था तो वो पीछे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 छोड़ के गया, जिस एक्ट के मुताबिक जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको मतलब थ्योरेटिकली उनको उस एक्ट के हिसाब से सवरेनिटी मिल गई। सवरेनिटी का ये मतलब है कि अब वो स्टेट्स खुद मुख्तियार हो गई, चाहे तो वो इंडिया के साथ एक्सीड करें, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ एक्सीड करें, या वो अपनी स्टेटहुड को वैसे ही मेंटेन करें, वो खुद में ही कंट्रीज़ बन जाएं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो दौर था इन्वेजन का और वो स्टेट्स बहुत स्मॉल थी, तो उनको किसी न किसी के साथ एक्सीड करना था। तो जो आज़ादी थी वो 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से थी, मतलब मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो मुसलमान कंट्री पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो हिंदू कंट्री इंडिया के साथ एक्सीड होंगी और उसके साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत से मुस्लिम टेरिटरीज़ जैसे ज़ेरा, फ़िरोज़पुर और गुरदासपुर इंडिया को दिए गए रेड क्लिफ अवार्ड के हिसाब से। गुरदासपुर से इंडिया को ऑल वेदर कश्मीर का एक्सेस मिल गया। अब आते हैं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर की जो आवाम थी वो मुस्लिम थी, 77% जो उसमें थी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन जो उनका रूलर था वो हिंदू था। महाराजा हरी सिंह हिंदू थे। अब महाराजा हरी सिंह चाह रहे थे कि हम इंडिया के साथ एक्सीड हो जाएं, लेकिन जो वहाँ की आवाम थी वो चाह रही थी हम पाकिस्तान के साथ जो है ना जुड़ जाएं। इनफैक्ट जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उनकी आवाम में श्रीनगर में पाकिस्तान के फ्लैग्स और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे बड़े ज़ोर शोर से मनाया। ये चीज़ महाराजा को डाइजेस्ट नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी एट्रॉसिटीज़ और वहाँ की आवाम को जो है ना वो उनके ऊपर जुल्म करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट जो पूंछ जो उनकी सिटी थी, और उनके अलावा जो मीरपुर पाव, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जुल्म हुआ और बहुत से मुसलमानों को शहीद किया गया। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, और बहुत से उनके जो लीडर्स थे उनको जो है वो उन्होंने जेल में डाल दिया, उनको बंद करके रख दिया। तो अच्छा, कश्मीर की आवाम और डोगरा महाराजा के अलावा भी वहाँ पे एक्टर्स थे, जैसे वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पहले ही मीटिंग करके उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, वो पाकिस्तान के साथ एक्सीड करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी पहले यही ओपिनियन था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब उनको फोर्स किया गया और उनके कुछ लीडर्स को डोगरा महाराजा ने इनकारसरेट करके या जेल करके बंद कर दिया, तो उन्होंने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया। अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन का क्या रोल था। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में राइवलरी और डिस्प्यूट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो वीपी मेनन थे वो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर गए, और कश्मीर जाके उन्होंने डोगरा महाराजा से एक डॉक्यूमेंट के ऊपर उन्होंने इसे लिख के ले लिया कि भाई अब कश्मीर जो है वो हमारा है, क्योंकि आप हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, और इंडिया जो है वो एक हिंदू स्टेट है, तो आप हमें यूनिलेटरली कश्मीर लिख के दे दो। उन्होंने एक पेज के ऊपर उनको कश्मीर लिख के दे दिया। ना उन्होंने उसकी आवाम से पूछा कश्मीर की कि भाई आप किसके तरफ जाना चाहते हो, ना ही वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से कोई उन्होंने डायलॉग या कोई उनके साथ उन्होंने कोई कन्वर्सेशन की नहीं इस बारे में कि दे दें कश्मीर के नहीं दें। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बस उन्होंने यूनिलेटरी इंडिया को लिख के दे दिया। फिर यूनाइटेड नेशन के पास आते हैं। यूनाइटेड नेशन 1 जनवरी 1948 को इंडिया कंप्लेन दाखिल करता है, और कंप्लेन में उनमें एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है जो उनकी कंप्लेन थी, उसमें है कि भाई इम्पार्शियल प्लेबिसाइड करवाएंगे या रेफरेंडम। प्लेबिसाइड का ये मतलब है कि जो आवाम है वहाँ की वो चूज़ करे कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहती है या इंडिया के साथ आना चाहती है। अच्छा, इंडिया खुद प्लेबिसाइड लिख के दे रहा है, लेकिन इंडिया का इंटेंशन कभी भी प्लेबिसाइड नहीं था। वो इसलिए लिख के दे रहा है ताकि उसकी जो पोजीशन है और स्टांस है वो कश्मीर के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो डिले टैक्टिक्स खेल रहा था एक्चुअली। तो पाकिस्तान ने भी इसके काउंटर में कंप्लेन दाखिल की,
जो ज़फ़रुल्लाह खान थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे ज़फ़रुल्लाह खान। उन्होंने कंप्लेन में 2 बातें कही, एक कि इंडिया अपनी एग्रेशंस को स्टॉप करे, वो एग्रेसिव ना हो इतना, और जो उसकी अट्रॉसिटीज़ हैं वो ना करे, टेररिज्म ना करें कश्मीर में, और दूसरी कि एक इम्पार्शल कमीशन बिठाई जाए जो कमीशन इसकी पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन करे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कमीशन बनाई गई 20 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP को बनाया गया इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट फैक्ट्स एंड जो फैक्ट्स है और जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं वहाँ पे उनको वो देखा जाए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इन्होंने UNCIP को बनाया। UNCIP ने 21 अप्रैल 1948 को सजेस्ट किया और विज़िट करके पाकिस्तान और इंडिया को और कश्मीर को कि भाई आप जो है ना प्लेबिसाइड करवा दो। फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने वो जो UNCIP की जो सजेशन थी, जो रिकमेंडेशन की, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है प्लेबिसाइड होगा। लेकिन इंडिया को कभी भी प्लेबिसाइड मंजूर नहीं था। फिर स्प्रिंग में क्या हुआ, स्प्रिंग में इंडिया ने अपनी एट्रॉसिटीज़ दिखाई और ऑफेंसेस स्टार्ट कर दिया, टेररिज्म स्टार्ट कर दिया, ताकि जो माहौल है वो टेररिज्म वाला बने, ताकि प्लेबिसाइड, क्योंकि प्लेबिसाइड ऑब्वियसली किसी ऐसी जगह पे नहीं होंगे जहाँ पे इतना माहौल ख़राब हो। फिर क्या हुआ, फिर एक और कमीशन बिठाई गई जिसका हेड था जज ओवन डिक्सन। ये कमीशन मार्च 1950 में बिठाई गई, जिसमें ओवन डिक्सन ने ये कंक्लूड किया कि आप डीमिलिटराइजेशन करके उसके बाद प्लेबिसाइड करवा दें। तो पाकिस्तान ने इसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा था, लेकिन इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और डिक्सन की अपनी डायरेक्ट वर्ड्स हैं, उसकी अपनी डायरेक्ट स्पीच में उन्होंने कहा कि इंडियाज़ अग्रीमेंट वुड नेवर बी ऑब्टेन टू डीमिलिटराइजेशन। ये जो अल्फाज हैं ये डिक्सन के ख़ुद के अल्फाज हैं कि इंडिया कभी भी डीमिलिटराइजेशन नहीं चाहेगा, वो डीमिलिटराइजेशन कभी नहीं करेगा, वो मिलिटराइजेशन करेगा, अपनी मिलिट्री को वहाँ पे बढ़ाएगा, ट्रूप्स को बढ़ाएगा, कम कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे प्लेबिसाइड नहीं करवाना है। तो इसी हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये डिस्प्यूट ही रह गया। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने रिकमेंड किया कि आप जो है ना ये इस कश्मीर को आप तोड़ दें 2 हिस्सों में, एक हिस्सा रखे अपना इंडिया और दूसरा हिस्सा अपना पाकिस्तान के पास हो। तो इन्होंने बस इसी हिसाब से इन्होंने कश्मीर को डिसइंटीग्रेट करके 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अगर आप कश्मीर इशू से रिलेटेड और भी टॉपिक्स जानना चाहते हैं, जैसे कि कॉजेज़ ऑफ कश्मीर इशू, रेमेडीज़ फॉर कश्मीर इशू, और जो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है जिसमें इंडिया ने 370 आर्टिकल को रिवोक किया है, तो आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, और उसके अलावा मुझे एक लाइक दें और नीचे जाके कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।